बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट सैयदा नजम ज़हरा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। उम्मीद करती हूं कि मालिक कायनात के फضل व करम से आप अपनी फैमिली के साथ खैर आफियत से होंगे। तमाम हम्द व सना है परवरदिगार आलम के लिए और तमाम तर दुरूद व सलाम है मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद वाजिल फ़रजहुम अजमईन। ऐ रब, मेरे सीने को खोल दे और मेरे काम आसान कर दे, मेरी ज़बान की ग्राह को खोल दे ताकि लोग मेरी बात को समझ सकें। अपने व्लॉग का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त करूंगी कि अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। अपने व्लॉग का आगाज़ करने से पहले आपको आज के जो मेरे अहम मौज़ूआत हैं वो आपको बता देते हैं। व्लॉग के जो अहम मौज़ूआत हैं आज के, वो हम आपको पहले पढ़ के सुना देते हैं, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप आपके साथ तबसरा करेंगे। पहला टॉपिक है अल अजीज़ केस में नवाज शरीफ बाइज्जत बरी। दूसरा टॉपिक है असफरुल अशफाक के आर्टिकल में की जाने वाली बातें सच साबित होने लगी। तीसरा टॉपिक है पुरानी जमातों को अलविदा कहकर दूसरी जमातों में जाने का सिलसिला जारी। और चौथा टॉपिक है 11 साल बाद सदारती रेफरेंस पर सवालात उठ रहे हैं। चौथा टॉपिक है 11 साल बाद सदारती रेफरेंस पर सवालात को जन्म दे रही है। और पांचवा टॉपिक है जरदारी के खिलाफ धांसू किस्म का इंटरव्यू की क्या कीमत होगी। आगाज करेंगे अपने पहले टॉपिक के साथ कि अल अजीज केस में नवाज शरीफ बाइज्जत बरी हो गए। नाजरीन, वॉशिंग मशीन ने बरकी रौ से भी ज़्यादा तेज़ दौड़कर नवाज शरीफ को नीट एंड क्लीन कर दिया। ये हमारे ही मुल्क में हो सकता है, पूरी दुनिया में कहीं ऐसा नहीं होता, ये सिर्फ पाकिस्तान में ही हो सकता है। वो अदालतें जो किसी को मुजरिम करार दे, मफरूर करार दे और कुछ ही अरसे के बाद वही अदालतें बंदे को इस तरह से बेकसूर साबित कर देती हैं कि जैसे बंदा अभी अभी माँ के पेट से बेकसूर पैदा हुआ हो। डियर व्यूअर्स, अगर फ़र्ज कर लें कि नवाज शरीफ साहब पर जो पहले फ़र्द जुर्म आयद हुई जिसके तहत उन्हें मफरूर और मुल्ज़िम करार दिया गया, तो कौन ज़िम्मेदार है इस बात का कि जिसकी वजह से नवाज शरीफ को और उनकी फैमिली को परेशानियों का सामना हुआ, तकलीफ़ें उठानी पड़ी। नवाज शरीफ की फैमिली से दो अहम अफराद का इंतकाल हुआ, दार फ़ानी से कूच कर गए, मगर नवाज शरीफ उनके जनाजे तक में शरीक ना हो सके। तो इन तमाम अज़ियतों मसाइब का अजाला कौन करेगा और कैसे करेगा, इस बात को यहीं छोड़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। हमारा दूसरा टॉपिक है असफरुल अशफाक आर्टिकल में की जाने वाली बातें सच साबित होने लगी। तो नादरीन, असफरुल अशफाक साहब के आर्टिकल का वो पैरा जिसमें MQM PK के एक रहनुमा ने बताया कि इस्टेब्लिशमेंट ने वादा किया है कि आपको खुला मैदान दिया जाएगा, कोई मद्दे मुकाबिल नहीं होगा। उसकी तफसील, इस वादे की तफसीर कल सामने आ गई। MQM PK ने जो धमकी लगाई थी कि हमें दीवार से लगाओगे तो हम लड़ना नहीं भूले हैं। हमारे शौदा कब्रिस्तान में अभी भी काफ़ी ज़मीन खाली पड़ी है। इस धमकी को लेके MQM PK की कमर थपथपाई गई और कहा गया कि बच्चे गुस्सा नहीं करते, बयान दो कि गुस्से में आके
इस तरह से मैं कुछ बोल गया था, और फिर फर्जी तौर पे, दिखावे के तौर पे अदालतों से रुजू करो, और अगले ही दिन उनको इस्लामाबाद बुलाया गया। और जब इस्लामाबाद बुलाया गया तो वो एतराज़ात जिनको पहली समात में नज़रअंदाज किया गया था, रद्द किया गया था, उन 13 एतराज़ात में से 3 एतराज़ात मंजूर कर लिए, जबकि बाकी के एतराज़ात के लिए 48 घंटे का टाइम दिया गया है कि रिपोर्ट पेश की जाए। और दूसरा सबसे बड़ा मुतालबा, एजाज चौहान सूबाई इलेक्शन कमिश्नर को तब्दील किया जाए, ओहदे से हटाया जाए, क्योंकि वो पीपी के हलफ याफ्ता कारकुन हैं और जरदारी साहब के अहम साथियों में से हैं, जरदारी साहब के ख़ास बंदों में से हैं। तो जनाब MQM PK की ये ख्वाहिश भी मिनटों में पूरी कर दी गई, और जबकि इलेक्शन कमिश्नर का जो ओहदे पे सरकारी अफसर होता है, इसको हिलाना झुलाना बड़ा एक मुश्किल काम होता है और बड़ी कानूनी पेचीदगियाँ होती हैं, लेकिन घड़ी की चौथाई में जनाब एजाज चौहान साहब को रवाना कर दिया गया बलूचिस्तान, और बलूचिस्तान के इलेक्शन कमिश्नर जो कि इस्टेब्लिशमेंट के मंजूर नज़र हैं, उनको तैनात कर दिया गया सिंध में। तो ये जो दावा या ख़बर दी थी MQM PSP के रहनुमा ने जनाब असफर अशफाक को कि हमारा कोई मद्दे मुकाबिल नहीं होगा और हम जो हैं हमारी बात सुनी जाएगी, और ये चीज़ जो है उसके इस पैरे के जो बातें थी वो खुल के सामने आना शुरू हो गई हैं। कहा जा रहा है कि MQM PK को पीपल्स पार्टी के उन हलकों से भी सीट्स दी जाएंगी जो PP का गढ़ समझा जाता है। तो इस तरह से जब बातें हो रही हैं तो कुछ लोगों ने कहा कि ये अपने गढ़ से तो जीत जाएं, यानी जहाँ पे MQM का गढ़ समझा जाता है, जो MQM के बड़े पक्का इलाका समझा जाता है, लियाकताबाद, लांडी, कोरंगी, मलीर, तो कहने वाले कह रहे हैं कि ये वहाँ से तो जीत नहीं सकते, ये लियारी और कोरंगी मलीर से कैसे जीतेंगे। तो उनके लिए अर्ज़ है कि जब मैदान ही खाली होगा और पुश्त पर तकदीरों के फैसले करने वाले होंगे, तो वो लियारी और मच्छर कॉलोनी तो क्या, वो चाहें तो पूरे पाकिस्तान से वोट डलवा सकते हैं। आगे चलते हैं नाजरीन। तीसरा टॉपिक है हमारा कि लोग जौक दर जौक दूसरी पार्टियों में शामिल हो रहे हैं और अपनी पार्टियों को, पुरानी पार्टियों को खैराबाद कह रहे हैं, अलविदा कह रहे हैं। तो इस जहां पीपल्स पार्टी में, नून लीग में लोग आके जौक दर जौक शामिल हो रहे हैं दूसरी पार्टियों के, और इनकी पार्टियों के लोग दूसरी पार्टियों में जा रहे हैं, इसी हवाले से PTI की जो इस वक्त पोजीशन है, इसमें भी बहुत सारे लोग जौक दर जौक शामिल हो रहे हैं, जिसमें से आजकल जो नाम चल रहे हैं 3 अहम रहनुमाओं के, कि ये 3 अहम रहनुमा किसी वक्त भी PTI को ज्वाइन कर लेंगे और 2024 का इलेक्शन PTI के टिकट पे लड़ेंगे, जिनमें एक नाम लिया जा रहा है मुस्लिम लीग नून के, जिसमें एक नाम लिया जा रहा है मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सरदार मेहताब अब्बासी साहब का, जो कि KPK के साबिक गवर्नर भी रहे हैं, एविएशन के मिनिस्टर और मुशीर रह चुके हैं। किसी वक्त भी सुनने में आ रहा है कि ये PTI ज्वाइन कर लेंगे। दूसरा बड़ा नाम नून लीग से चौधरी निसार का, तकरीबन 2-3 दिन से मुसलसल सोशल मीडिया की ज़ीनत है कि चौधरी निसार बातचीत चल रही है और किसी वक्त भी PTI को ज्वाइन कर लेंगे। चौधरी निसार किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, सब जानते हैं कि बड़े सियासतदानों में उनका बड़ा नाम है। जबकि नाज़रीन PP के मुस्तफ़ा खर के बारे में भी कहा जा रहा है कि वो भी किसी वक्त PTI को ज्वाइन कर लेंगे। हम आपको एक बात बताते चलें कि नून लीग ने खुफिया तौर पे सिंध का सर्वे कराया था, और जब खुफिया तौर पे सिंध का, हम आपको यहाँ एक तस्करा करते चलें,
हम आपके साथ यहाँ एक तस्करा करते चलें कि कुछ अरसे कबल नून लीग ने एक खुफिया सर्वे कराया था सिंध का, और जब उन्होंने सर्वे कराया तो उसका नतीजा ये आया कि पंजाब की तरह, KPK की तरह सिंध में भी इस वक्त नंबर 1 जो शोहरत रखते हैं सियासतदान वो इमरान खान साहब हैं। तो उस वक्त से मुस्लिम लीग नून ने अपने घोड़े छोड़ दिए हैं, तोड़ जोड़ शुरू कर दी है, और अंदर खाना जो है दूसरे जो सिंध की सियासी जमातें हैं उनके जो सिंध की जो दीगर दूसरी सियासी जमातें हैं PP के अलावा, उनमें तोड़ जोड़ शुरू करके उनके रहनुमाओं को ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में मुस्लिम लीग नून में शामिल करके मुस्लिम लीग नून का वज़ीर आला सिंध बनाने की तैयारियां की जा रही हैं। और कहा यह जा रहा है कि MQM PK और मुस्लिम लीग नून में जो है इत्तेफाक हो गया है कि वज़ीर आला जो होगा वो मुस्लिम लीग नून का होगा। तो उनमें वज़ीर आने वाले इलेक्शन के बाद जो वज़ीर आला सिंध के नाम गर्दिश कर रहे हैं वो 2 नाम हरफ़े ज़बान हैं। एक नाम है लियाकत जतोई साहब का और दूसरा नाम है मुस्लिम लीग पगारा ग्रुप के अरबाब रहीम साहब का। मुस्लिम लीग पगारा ग्रुप के अरबाब रहीम साहब का सुनने में आ रहा है कि इन 2 शख्सियात में से किसी को वज़ीर आला सिंध बनाया जाएगा। हर तरफ एक ये भी सवाल चल रहा है कि इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे। तो नाज़रीन, इलेक्शन के होने ना होने के हवाले से हम आपको बताएं कि शायद हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट है वो भी शायद ये चाह रही है। नाज़रीन, इलेक्शन होने ना होने के सवालात गर्दिश कर रहे हैं, जिसके मुताबिक एक लिची चैनल पर ख़बर चलवाई गई ज़राए के ज़रिए कि पाकिस्तान की जो ताजिर बरादरी है वो निगरां हुकूमत को 2 साल तक देखना चाहती है। तो अब इलेक्शन होंगे या ना होंगे इसका हमने आपको कल भी बताया था कि चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ साहब अमेरिका के दौरे पर हैं। जैसे ही वो वापस आएंगे और जब वो अपने लोगों के साथ बैठ के मुशावरत करेंगे और इजलास करेंगे, उसके बाद पता चलेगा कि उसके बाद कंफर्म होगा कि इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे। नाज़रीन, मेरा मानना है कि सियासत सीखनी है तो जरदारी साहब से सीखो। यानी अगर किसी को सियासत की क्लासेस लेनी है तो वो जरदारी साहब की शागिर्दी में आ जाएं। नाज़रीन, इलेक्शन 2024 में कुछ सियासतदानों को माइनस करने का भी सुनने में आ रहे हैं। जिन लोगों को माइनस किया जाएगा उस लिस्ट में टॉप नंबर 1 पे जरदारी साहब का नाम है कि जरदारी साहब को लाजमी माइनस किया जाएगा। जैसा कि असफर अशफाक साहब के आर्टिकल में भी बताया गया कि ग्राउंड खाली किया जाएगा और कोई मद्दे मुकाबिल नहीं होगा। तो नाज़रीन, अब यानी कि अवाम अगर वोट डालने ना भी निकले मगर बैलेट बॉक्स के अंदर से पूरे पाकिस्तान में मनपसंद लाडले चमन चमूरों के लिए वोट निकलेंगे। अब जब ये सारी बातें मुझे और आपको पता है तो यकीनन जरदारी साहब के असरो रसूख तो आप जानते हैं कि कहाँ तक है। तो आपको क्या लगता है कि खुद को माइनस होता देख के जरदारी साहब हाथ पे हाथ रख के बैठ के सिर्फ तमाशा देखेंगे? जी नहीं। जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि अगर सियासत सीखनी है तो जरदारी साहब की शागिर्दगी में आ जाओ। जैसा कि मैंने आपको शुरू में कहा कि अगर सियासत सीखनी है तो जरदारी साहब की शागिर्दी में आ जाओ।
तो नाजरीन, मेन इलेक्शन के दिनों में एन उस वक्त पर जब इलेक्शन कैंपेन शुरू होने वाली है, बिलावल के वकील को मैदान में उतार कर जरदारी साहब ने शतरंज की चाल चल दी और सब दंग रह गए। इस चाल से सारे के सारे शजदर रह गए। इस चाल से सारे के सारे शजदर रह गए कि जस्टिस फाइज ईसा ने 11 साल बाद सदारती रेफरेंस समाज शुरू कर दी। जरदारी साहब की इस चाल से तमाम मुखालफीन शजदर रह गए हैं कि जस्टिस फाइज ईसा ने 11 साल बाद सदारती रेफरेंस की समाज शुरू कर दी है, और वो भी मेन स्ट्रीम मीडिया और सोशल मीडिया पे लाइव। तो नाजरीन, आपने वो कहावत सुनी है, जो दिखता है वो बिकता है। जरदारी साहब ने ऐसी जबरदस्त चाल चली है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। पाकिस्तान के हर घर में, चाय के होटलों पर, दफातर में लाइव समात के दौरान आवाम को बताया जाएगा कि पीपी कितनी मजलूम जमात है, इसने आपकी खातिर यानी आवाम की खातिर कितनी मुश्किलात झेली हैं कि इसके लीडर को बेजुर्म खता फांसी पर लटका दिया गया, और वो लीडर जिसने आपके लिए ये किया। नाजरीन, आप सब बखूबी जानते हैं कि पीपी को वोट आज भी अगर पड़ता है तो भुट्टो के नाम पे पड़ता है। सदारती रेफरेंस रोजाना की बुनियाद पे 4 से 5 घंटे मेन स्ट्रीम मीडिया और सोशल मीडिया पर चलेगा। पीपी को कोई कैंपेन चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पीपी को कोई कैंपेन चलाने की जहमत नहीं करनी पड़ेगी। आराम से घर में बैठ के एंजॉय करेंगे। इसको कहते हैं कि हींग लगे न फिटकरी और रंग आए चोखा, क्योंकि कोई बयानिया बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोई अवाम में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सबके सामने स्क्रीन पे समात चल रही होगी सुप्रीम कोर्ट से, और लोग पीपी का बयानिया सुन रहे होंगे, और अवाम, आपको पता है, अपने उन लीडरान से वफादार है जिन्होंने उनके लिए इतना सा भी कुछ किया हो, तो अवाम एहसान फरामोश नहीं है, अपने लीडर को जानते हैं। और जब ये समात होगी और भुट्टो साहब की सारी चीज़ें सामने आना शुरू होंगी, तो अवाम जो है लौट के वापस पीपी की तरफ जाएगी, भुट्टो की तरफ जाएगी। आगे बढ़ते हैं नाजरीन। जरदारी के खिलाफ धांसू किस्म का इंटरव्यू देने की कुछ तो कीमत होगी, ये मेरा चौथा टॉपिक है। नाज़रीन, हर काम की एक कीमत होती है। राव अनवर को वादा माफ गवाह बनाकर जरदारी के खिलाफ दबंग किस्म का इंटरव्यू दिलवाया गया, तो इस इंटरव्यू की कोई तो कीमत होगी। इस इंटरव्यू की एडवांस रकम जो है वो ये दी गई है कि नकीबुल्लाह महसूद फाइल को सिरे से लापता कर दिया गया, और क्योंकि राव अनवर जरदारी साहब का ही नहीं, किसी और का भी लाडला और पाला पाला बच्चा है, तो सबसे पहले एडवांस बुकिंग के तौर पे नकीबुल्लाह मसूद की फ़ाइल को सिरे से लापता कर दिया गया है। और आने वाले अगर इलेक्शन होते हैं और हुकूमत जो भी
अगर इलेक्शन होते हैं और हुकूमत बनती है तो आने वाली हुकूमत में राव अनवर की कीमत वज़ीर दाखिला की सूरत में अदा की जाएगी और नज़रिया ज़रूरत के तहत बयानिया ये दिया जाएगा कि अभी इनसे मज़ीद काम लेने हैं। ये बहुत बहादुर हैं, पहले भी इन्होंने बड़े बड़े काम करके दिए हैं और मज़ीद अभी इन्होंने बहुत सारे काम करने हैं, तो इसलिए इनको वज़ीर दाखिला बनाया जा रहा है। तो नाज़रीन उम्मीद करती हूँ कि हमेशा की तरह मेरा ये वाला व्लॉग भी आपको बहुत पसंद आएगा और बहुत सारी बातों से आप इत्तेफाक करेंगे। इजाज़त चाहने से पहले आपसे दरख्वास्त करूँगी कि अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इजाज़त चाहने से पहले आपसे दरख्वास्त करूंगी कि अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। अपने इतराफ़ में बसने वालों को बहुत ख्याल रखें, खुशियाँ बांटें, खुशियाँ समेटें, जालिम से नफ़रत कीजिए, मज़लूम का साथ दीजिए। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाइंदाबाद, शादो आबाद रहे मेरा वतन।